नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजाराम के कथित वीडियो ऑडियो दिखाए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मामले को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना भी साधा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में नहीं, नगर निगम में है। अब आप सोच सकते हैं जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां क्या हाल होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया में भी उछला ये पूरा प्रकरण। मंदिर के लिए डोनेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर डोनेशन का चेक क्यों नहीं ले रहे हैं? मंदिर के चंदे का ऑडिट किया या नहीं, ये बताए आरएसएस। 95 साल से देश ने आरएसएस की संस्कृति को ठुकराया है। तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अहम मुद्दों को उठाया और जमकर प्रहार बीजेपी पर किए। और दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अगर हम जयपुर नगर निगम की बात करें तो मुद्दा उठा, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। श्वेता, देखिए, पवन खेड़ा राजस्थान से भी आते हैं और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं, नेता हैं। उन्होंने आज उस मुद्दे को उठाया जो अभी हाल ही में 10 जून को जो वीडियो बाहर आया था, जिसमें संघ प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी उसमें दिखाई दे रहे थे। उसमें राजाराम की और एक डील चल रही थी। हालांकि एक अनोनिमस जो है सोर्स की तरफ से वीडियो आया, मीडिया में छपा, पत्रिका भास्कर से लेकर फर्स्ट इंडिया से लेकर तमाम जगह इस वीडियो को छापा गया। उसके अलावा उसके बाद जब भाजपा नेताओं का खंडन आया कि एडिटेड है और तमाम तरीके की चीजें बचते नजर आए, उसके बाद ये भी कहा, एक्सेप्ट करते हुए ये भी कहा कि ये तो सीएसआर फंड में डालने वाला पैसा था। उसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने उस मुद्दे पर सारे पत्रकारों को सारे वीडियो और ऑडियो सुनाए। उसके बाद उसमें जिस तरह की डील थी उस पर बात की। उन्होंने एम्फेसिस दिया कि 95 साल पुरानी जो ये आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ना वो पंजीकृत है और जो इतने लंबे समय से वो राम मंदिर पे फंड ले रहे हैं या तमाम तरीके का जो भी काम हो रहा है उसको आज तक उन्होंने इनकम टैक्स से कहीं पर दिखाया नहीं है, किसी कागज नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत माता की तस्वीर के नीचे बैठकर संघ के बड़े नेता उस डील में भाग ले सकते हैं, तो फिर उन्होंने संघ से अस्तित्व, संघ की विचारधारा पर सवाल उठाए, तमाम तरीके के सवाल उठाए और कहा कि स्वतः संज्ञान लेते हुए पीई दायर हुई है और उस पर उम्मीद है कि आगे निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, पता किया जाए कि और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या भाजपा प्रदेश भाजपा भी इसमें इन्वॉल्व है। और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही, पूरे वीडियो सुनाए, ऑडियो सुनाए और पत्रकारों से कहा कि अब आप खुद ही ये सुनने के बाद एनालाइज कीजिए कि ये क्या हो रहा है। और ये वो राज्य में हो रहा है जहाँ पे सरकार भाजपा की नहीं है, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहां न जाने क्या हो रहा होगा। तो ये तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने लगातार जो है बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर, इस पूरी डील पर और राजाराम पर और निलंबित जो मेयर है उन पर सवाल उठाते हुए ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाए। और मीडिया को भी, नेशनल मीडिया को भी इस बात के लिए जो तमाम वीडियोस हैं, तमाम ऑडियोस हैं और जो सारी अखबारों की कटिंग है वो भी दिलाई गई, जिससे मीडिया खुद भी अपने स्तर पर भी जांच पड़ताल करे, सवाल करे। तो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा और इन तमाम चीजों पर आज पवन खेड़ा ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह। कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोनिया ने दिल्ली बुलाया है। सीएम अमरिंदर, नवजोत सिद्धू को भी दिल्ली तलब किया गया है। प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ को भी दिल्ली बुलाया गया है। वहीं 20 जून को दिल्ली में ही होगी कांग्रेस की ये अहम बैठक में पंजाब कांग्रेस गतिरोध पर फैसला सोनिया गांधी लेंगी। तो बेहद अहम है। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह नजर आती है और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब सोनिया ने दिल्ली बुलाया है। सीएम अमरिंदर, नवजोत सिद्धू को भी दिल्ली बुलाया गया है। प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ को भी दिल्ली बुलाया गया है। 20 जून को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। बैठक में पंजाब कांग्रेस गतिरोध पर फैसला लेंगी सोनिया गांधी। तो ये तय है, 20 जून को इस पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक 20 जून को होने वाली है और इसी के मद्देनजर ही दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोनिया ने दिल्ली बुलाया है, जिसमें सीएम अमरिंदर है, नवजोत सिद्धू को भी दिल्ली बुलाया गया। इधर प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ को भी दिल्ली बुलाया गया है। 20 जून को दिल्ली में ही कांग्रेस की अहम बैठक होगी। जयपुर से बड़ी खबर है। गांधी पथ आम्रपाली नगर में फायरिंग हुई है। एक युवक के हाथ पर गोली लगी है। बाइक सवार बदमाश ने गोली मारी। फायरिंग में आदित्य नाम का युवक भी घायल हुआ है।
सूचना पर कर्णी विहार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। फायरिंग करने वाले युवक की पुलिस ने पहचान की है। पुराने विवाद के चलते ही ये फायरिंग होना यहाँ पर बताया जा रहा है। वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है इस फायरिंग का। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त जयपुर से है। गांधी पथ आम्रपाली नगर में फायरिंग की ये घटना हुई है। एक युवक के हाथ पर गोली लगी है। बाइक सवार बदमाश ने गोली मारी है। फायरिंग में आदित्य नाम का युवक घायल हुआ है। तो बेहद अहम खबर, जहां बाइक सवार बदमाश ने गोली मारी। जयपुर से बड़ी खबर है। गांधी पथ आम्रपाली नगर में फायरिंग हुई है। एक युवक के हाथ पर गोली लगी। बाइक सवार बदमाश ने गोली मारी है। फायरिंग में आदित्य नाम का युवक घायल हुआ है। सूचना पर कर्णी विहार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। फायरिंग करने वाले युवक की पुलिस ने पहचान की है। पुराने विवाद के चलते फायरिंग हुई। बताया जा रहा है पुराने विवाद के चलते ही यहाँ पर फायरिंग की गई है। पुरानी रंजिश थी, इसी वजह से फायरिंग की घटना यहाँ पर हुई। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें आपको, गांधी पथ आम्रपाली नगर में यह फायरिंग की गई है। एक युवक के हाथ पर गोली लगी है। बाइक सवार बदमाश ने गोली मारी थी। फायरिंग में आदित्य नाम का युवक घायल हुआ है। और संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, पुराना विवाद बताया जा रहा है इस फायरिंग की वजह, लेकिन कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने बदमाश थे और जिससे गोली लगी है हाथ में युवक को, उसकी हालत कैसी है? देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो मामला है ये इनों का आपसी विवाद था जो पिछले कई दिनों से चल रहा था। कई बार पूर्व में भी इनों के आपस में झगड़े हो चुके हैं, लेकिन एक बदमाश जो आज बाइक के ऊपर सवार होकर आता है, पर जो बात सामने आई कि पूरी घटना को अंजाम देने में एक ही शख्स संभालता, वो आता है और आदित्य नाम का जो युवक होता है उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। क्योंकि 3 राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई है। घटना के बाद कर्णी विहार थाना पुलिस मौके के ऊपर पहुंचती है। घायल युवक को अस्पताल के अंदर उपचार के लिए ले जाया जाता है। बताया जा रहा है कि जो आदित्य नाम का जो युवक था उसके हाथ के अंदर गोली लगी है। फिलहाल उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि फायरिंग करने वाले युवक की आइडेंटिफाई कर ली गई है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही पौष इलाके के अंदर ये घटना जो फायरिंग की वारदात हुई, उसकी तरफ से एक तरफ से हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए और तुरंत आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है। जो हमारे जो पुलिस के अधिकारी से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है सर। जियाउद्दीन, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पुरानी रंजिश की वजह से ही यहाँ पर फायरिंग की गई। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे पेट्रोल डीजल। 44 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 52 पैसे और डीजल 7 रुपए 18 पैसे महंगा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही है तेल कंपनियां, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी है। कीमतें $71 प्रति बैरल से गिरकर $63 पर आई है। बावजूद इसके देश में तेल कंपनियां खेल रही हैं आम आदमी के साथ। आज पेट्रोल 103 रुपए 29 पैसे तो डीजल 96 रुपए 38 पैसे के उच्चतम स्तर पर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण व अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। केंद्र व राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी यहां तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों वैट में 2% की कमी कर चुकी है। हालांकि डिमांड लगातार बढ़ रही है कि वैट भी कम किया जाए। केंद्र सरकार भी यहां पर टैक्सेस को कम करे ताकि यहां पर कीमतें कुछ हद तक बेहतर हो सके। लेकिन लगातार इतने ज्यादा कीमत बढ़ रही है कि पिछले 44 दिन में पेट्रोल जहां 6 रुपए 52 पैसे महंगा हुआ है, तो डीजल 7 रुपए 18 पैसे। कोरोना ने तोड़ी उद्योग जगत की कमर। मई में खुदरा बिक्री घटी है 79% तक। हालांकि जून से कारोबार की रफ्तार सुधरने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां थी। पाबंदियों की वजह से रिटेल बिक्री यहां पर प्रभावित हुई। सौंदर्य उत्पादों की बिक्री 100% तक घटी है। तो यहाँ उद्योग जगत में जरूर कह सकते हैं कमर तोड़ी है कोरोना ने, जहां मई में खुदरा बिक्री 79% तक घट चुकी है। हालांकि जून से कारोबार की रफ्तार सुधरने की उम्मीद यहां पर की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां थी। जयपुर के चौमू में एसीबी की कार्रवाई। आबकारी थाने के हेड कांस्टेबल और प्रहरी अधिकारी को ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड यहां पर की गई थी और आज 3100 रुपए की रिश्वत देते एसीबी ने दबोचा। एएसपी नरोत्तम वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सीआई मानवेंद्र और नीरज भारद्वाज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जयपुर के चौमू में एसीबी की यह कार्रवाई है।
आबकारी थाने के हेड कांस्टेबल और प्रहरी अधिकारी को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। 10,000 रिश्वत की इन लोगों ने डिमांड की थी, जिसके बाद आज 3100 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने इन्हें दबोचा। एएसपी नरोत्तम वर्मा के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। सीआई मानवेंद्र और नीरज भारद्वाज ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बेहद अहम कार्रवाई एसीबी ने की है। जयपुर के चौमू में कार्रवाई की गई है। सीआई मानवेंद्र और नीरज भारद्वाज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां रिश्वत की डिमांड 10,000 रुपए की गई थी। आबकारी थाने के हेड कांस्टेबल और प्रहरी अधिकारी को यहां ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड इन लोगों ने की थी और 3100 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ एसीबी ने आज इन्हें दबोचा है। हालांकि कार्रवाई अभी जारी है। एएसपी नरोत्तम वर्मा के निर्देश पर ही ये कार्रवाई की गई है, जिसे सीआई मानवेंद्र और नीरज भारद्वाज ने अंजाम दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के 23 एनजीओ की कारस्तानी। पाक एनजीओ ने भारत की कथित मदद के लिए चलाया अभियान। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए हेल्प इंडिया ब्रीड दिया अभियानों को नाम। अभियान के जरिए जुटा 158 करोड़ रुपए भी, लेकिन अधिकांश पैसा पहुंचाया गया आतंकियों के पास। इन संगठनों को चलाने में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्मचारी मदद करते हैं। दुष्प्रचार अभियानों पर नजर रखने वाली संस्था डिसइंफो लैब ने ये रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की है। तो ऑक्सीजन संकट को देखते हुए ही हेल्प इंडिया ब्रीड यहाँ पर अभियान को नाम दिया गया था। अमेरिका में पाकिस्तान के 23 एनजीओ की कारस्तानी सामने आई है, जहां पाक एनजीओ ने भारत की कथित मदद के लिए यहाँ पर अभियान चलाया। दूसरी वेव की रवानगी, तीसरी वेव की तैयारी। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। जिलों में उपयोग में नहीं आ रहे हैं वेंटिलेटर्स को लेकर जानकारी भी मांगी गई और इसमें बाकायदा जिले में उपलब्ध उपयोग में लिए जा रहे हैं वेंटिलेटर के अलावा उपयोग में नहीं आ रहे वेंटिलेटर के पीछे का कारण भी जाना गया है। मुख्यालय स्तर से स्टेट लेवल स्ट्रेटजी के तहत ये जानकारी मांगी जा रही है। संभावित कोविड थर्ड वेव को लेकर भी चिकित्सा विभाग अलर्ट है। दवा प्रबंधन को लेकर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने पत्र लिखा है। कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आगामी 3 माह की यहाँ पर दवाओं की डिमांड भी मांगी गई है। आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं के लिए उन दवाओं की भी मांगी गई है डिमांड जो कोविड के उपचार के लिए डॉक्टर्स आवश्यक मानते हैं। कलेक्टर्स को जिले की डिमांड 17 जून तक भेजने के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। तो सेकेंड वेव यहाँ पर गई है, लेकिन अब थर्ड वेव की तैयारी की जा रही है ताकि पहले से हम तैयार रहे तीसरी वेव के लिए। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कलेक्टर्स को इसे लेकर पत्र लिखा, जिसमें जिलों में उपयोग में नहीं आ रही वेंटिलेटर्स को लेकर भी इस पत्र में जानकारी मांगी गई है। जयपुर मेट्रो प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। सरकार की मंजूरी के बाद भी आज नहीं चल रही जयपुर मेट्रो। लॉकडाउन के कारण अधिकतर स्टाफ यहां छुट्टी पर था। अधिकतर टेक्निकल स्टाफ को भी मेट्रो प्रबंधन ने छुट्टी पर भेज दिया था। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी आवश्यक स्टाफ को काम पर नहीं बुलाया गया। कल रात आई गाइडलाइन में मेट्रो आज से संचालित करने को लेकर हरी झंडी मिली है, लेकिन स्टाफ जयपुर में न होने के कारण आज संचालित नहीं हो पाएगी जयपुर मेट्रो। आखिर कौन है जयपुर मेट्रो संचालन के एक दिन लेट होने का जिम्मेदार? ये बेहद अहम सवाल है। जबकि आज से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, ये वजह बताई जा रही है। सरकार की मंजूरी के बाद भी आज जयपुर मेट्रो नहीं चल रही है। लॉकडाउन के कारण अधिकतर स्टाफ छुट्टी पर था। अधिकतर टेक्निकल स्टाफ को भी मेट्रो प्रबंधन ने छुट्टी पर भेज दिया था। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी आवश्यक स्टाफ को काम पर नहीं बुलाया गया। कल रात जब गाइडलाइन आई तो मेट्रो आज से संचालित करने को लेकर हरी झंडी थी उस गाइडलाइन में, लेकिन स्टाफ जयपुर में न होने के कारण आज संचालित नहीं हो पाई जयपुर मेट्रो। अब तो सब कुछ हो रहा अनलॉक, लेकिन आरटीडीसी पेंशनर्स की मांगों पर अभी भी लॉकडाउन है। कोरोना से ज्यादा उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं आरटीडीसी पेंशनर्स। करीब 300 पेंशनर्स को 5 वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई का इंतजार है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी तो अपने हक की राशि के इंतजार में ही दम तोड़ गए। 5 वर्षों से ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, अन्य बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। जुलाई 2018 से अब तक ईपीएफ अंशदान, नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं कराएगा और ऐसे में कर्मचारी राशि को ईपीएफ विभाग से आहरित नहीं कर पा रहे हैं। ये एक समस्या यहाँ पर आ रही है। तो करीब 300 पेंशनर्स को 5 वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई का अब भी इंतजार है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। बिना पावड़ों के पर्यटन स्थल हुए अनलॉक। 61 दिन बाद विरासत खुली पर कद्रदान नहीं आए। कोरोना के खौफ के बीच पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा है। ज्यादातर जगह स्टाफ मौजूद, लेकिन पर्यटकों का इंतजार है। विश्व विरासत, आमेर, जंतर मंतर, हवा महल सहित पुरातत्व विभाग के 33 स्मारक खुले। कुंभलगढ़, आभानेरी, रणथंभौर
चित्तौड़ सहित एएसआई के भी 164 स्मारक खुले। पहला दिन होने और गर्मी के चलते यहां पर्यटकों की आमद नहीं हुई है और आज से सुबह 9 बजे से खुले स्मारकों के 3 बजे तक ही दीदार कर सकेंगे। मास्क सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर सख्ती से पालना होगी। तो खुल चुके हैं यहां पर पर्यटन स्थल। आज से 61 दिन बाद ये विरासत खुली है, पर कद्रदान यहां पर नहीं आए क्योंकि कोरोना के बेखौफ के बीच पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा नजर आता है। ज्यादातर जगह स्टाफ मौजूद है, लेकिन पर्यटकों का इंतजार किया जा रहा है। विश्व विरासत आमेर, जंतर मंतर, हवा महल सहित पुरातत्व विभाग के 33 स्मारक खुले हैं। शहर एक, 2 ट्रेनों के किराए में भारी अंतर। त्योहारी मौसम ना होने पर भी त्योहार स्पेशल के नाम पर जेब काट रहा है रेलवे। त्योहार स्पेशल के नाम पर ट्रेनों में लिया जा रहा है ज्यादा किराया। जयपुर से हैदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेन 0701920 में किराया कम है। सेकंड एसी में 2930 और थर्ड एसी में 2015 रुपए किराया, जबकि दूसरे त्योहार स्पेशल ट्रेन 0271920 में ये किराया ज्यादा है। सेकंड एसी में जहां 3225 है, वहीं थर्ड एसी में 2315 रुपए किराया है। स्पेशल ट्रेन में सामान्य और त्योहार स्पेशल में तत्काल किराया लिया जा रहा है। हद तो यह है कि 1 वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत ही नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण में बुजुर्गों को यात्रा से हतोत्साहित करने की दलील दी जा रही है, जबकि मंत्रियों, सांसद व विधायकों को मुफ्त टिकट की सुविधा जारी है। यहां तक कि रेल कर्मियों से भी ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। 26 जून का इमरजेंसी की बरसी पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। देश भर में होने वाले किसानों के प्रदर्शन से कांग्रेस कुछ चिंतित है। आखिर किसानों ने इमरजेंसी की बरसी का दिन ही क्यों चुना, जबकि कांग्रेस ने तो किसानों के आंदोलन का यहां समर्थन ही किया है। ऐसा लग रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ऐसे में अब राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह, योगेंद्र यादव में यहां एक राय भी नहीं बन पा रही है। इधर सरकार ने भी किसानों से बातचीत की पहल की, सहमति यहां पर बन सकती है। तो क्या इसी वजह से किसानों ने विरोध प्रदर्शन का दिन इमरजेंसी बरसी चुना है, या फिर पंजाब की सियासत के कारण भी कांग्रेस दबाव बनाने का यहां पर प्रयास कर रही है? पर्यटन निगम की संपत्तियां दी जाएंगी लीज पर। हमारी शान पैलेस ऑन व्हील्स भी जाएगी निजी हाथों में। कोरोना संकट के बाद पर्यटन निगम का घाटा पहुंचा है 171 करोड़ रुपए। पर्यटन निगम की परिसंपत्ति लीज पर देने की शर्तें यहां पर तय की गई हैं। पर्यटन निगम का संपत्तियों पर मालिकाना हक रहेगा। पर्यटन से संबंधित गतिविधियां यहां संचालित हो सकेंगी। 30 वर्ष के लिए होगी ये लीज अवधि। वहीं प्रतिवर्ष 5% की यहां पर वृद्धि होगी। संपत्ति जहां है, जैसी स्थिति में है, लीज पर दी जाएगी। मरम्मत कर बोलीदाता स्वयं के स्तर पर भी संचालित करेगा। न्यूनतम लीज राशि का निर्धारण कराया जाएगा। परिसंपत्ति लीज पर उच्चतम बोलीदाता को ये दी जाएगी। संचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमति निविदादाता प्राप्त करेगा। वही समन्वय समिति का भी प्रावधान किया जाएगा। विवाद की स्थिति में द्वितीय स्तर पर अपील की सुविधा भी यहाँ दी जाएगी। अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है, उस स्थिति में द्वितीय स्तर पर अपील यहाँ पर की जा सकेगी। ये सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी। आज से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य। देश के 256 और राजस्थान के 18 जिलों में ये लागू किया जा रहा है। राजस्थान के 15 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। ज्वेलर्स को सोने के गहनों का पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 सितंबर का समय है। 1 सितंबर तक पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क लगाने पर यहां पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद पेनाल्टी का प्रावधान रहेगा। तो देश के 256 और राजस्थान के 18 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज से ब्रिस्टल में इंग्लैंड महिला टीम से भिड़ेगी भारतीय टीम। 2014 के बाद पहला टेस्ट मुकाबला खेल रही भारतीय महिला टीम मिताली राज की अगुवाई में ये टीम उतरेगी। 17 वर्षीय शेफाली वर्मा का टेस्ट डेब्यू भी हो सकता है। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, पूनम राउत और झूलन गोस्वामी पर नजरें रहेंगे। इस दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले भी टीम खेलेगी। राज्य पक्षी गोडावोर पर आखिर कब टलेगा खतरा? विलुप्त होने से बचाने की मुहिम में ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं बाधा बनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रीन एनर्जी डेवलपर के लिए असमंजस की स्थिति है। 80 किलोमीटर के इलाके में फैली पावर लाइनें इन पक्षियों की जान की दुश्मन बनी है। 2019 में पूर्व ब्यूरोक्रेट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट दायर की याचिका है। एमके रंजीत सिंह झाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इन पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड करने के यहाँ पर आदेश भी दिए थे, लेकिन पावर कंपनियों का कहना है लाइनों को अंडरग्राउंड करने में 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लागत आएगी और ऐसे में गोडावोर को विलुप्त होने से बचाने की मुहिम ठंडी बढ़ती जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इन पावर लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए अहम आदेश दिए थे, लेकिन पावर कंपनियों ने इसे लेकर कहना है उनका कि लाइनों को अंडरग्राउंड करने में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत भी आएगी अगर इसे अंडरग्राउंड किया जाता है। और ऐसे में गोदावड़ को विलुप्त होने से बचाने की मुहिम नजर आ रही है कि ठंडी पड़ती जा रही है। प्रदेश के आईपीएस कैडर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी 5%। आईपीएस की संख्या 215 से बढ़कर होने जा रही 225 या 226। डीजी और एडीजी के एक और एसपी रैंक के 3 पद बढ़ने के संकेत हैं। आईपीएस कैडर रिव्यू के लिए राज्य और केंद्र में लगभग सहमति बन चुकी है और इससे पहले दिसंबर 2015 में प्रदेश आईपीएस कैडर का रिव्यू हुआ था। अब केंद्र कभी भी इसे लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। क्या नाम का ही रह जाएगा पर्यटन निगम? पर्यटन विभाग के प्रेजेंटेशन में पर्यटन निगम को बाइंड अप करने का प्रस्ताव है। पर्यटन निगम के निकायों को लीज पर दिया जाना यहां प्रस्तावित है। परिसंपत्तियों का निस्तारण, भूमि एवं संपत्तियों का चयन नियम 1997 के तहत होगा। राजस्थान की लोक उपासना अधिनियम 2012 व 2013 के अनुसार द्विस्तरीय निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा किया जाना प्रस्तावित है और ई निविदा के माध्यम से उच्चतम बोली भी प्राप्त किया जाना है। परिसंपत्तियों को लीज पर देने के लिए संचालक मंडल में रखा जाना है। परिसंपत्तियों के निस्तारण के निर्णय को राज्य सरकार के समक्ष अवलोकनार्थ रखना है और ये सभी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जाना प्रस्तावित है। संभावित थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। कोविड रोकथाम के लिए सभी तैयारियों की टाइमलाइन तय की गई है। ऑक्सीजन प्लांट, तरल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए 15 अगस्त, सभी मेडिकल तरल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस प्लान 30 जून, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का क्रय, वितरण, ड्राई रन के लिए 15 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके अलावा सभी प्रशिक्षण, ऑडिट के लिए भी अलग अलग टाइमलाइन निर्धारित की गई है। राज्य स्ट्रेटेजिक कोविड कमेटी को सौंपा जाएगा टाइमलाइन की पालना का जिम्मा। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।